हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का और बहुत ही कंफर्टेबल चैप्टर है, स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है और नाम है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब रेट, केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट। तो केमिकल रिएक्शंस के रेट को डिटरमिन करने के लिए, मेजर करने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे प्रभावित होता है, कैसे अफेक्ट होता है बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, all that we are going to learn here in chemical kinetics। तो हेडिंग लिखो chemical kinetics। What is chemical kinetics? It deals with measurement of rate of reaction, the mechanism by which reaction proceeds and factors affecting rate of reaction। फैक्टर्स कौन से? फैक्टर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एटसेट्रा। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है बाय विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। अच्छा, काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिएक्शन को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्शंस एक तरीके से वेरी फास्ट, इंस्टेंटेनियस, वेरी स्लो, एक्सट्रीमली स्लो एंड मॉडरेट रेट रिएक्शन। इस तरीके से वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे एग्जांपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, HCl को आप NaOH से रिएक्शन कराओ, पलक झपक नहीं पाओगे, रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड विद इन नो टाइम। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन अकर्स एंड NaCl salt plus H2O is formed। सिमिलरली लाइक प्रेसिपिटेशन, AgNO3 में KCl अगर एक्वस सोल्यूशन मिलाते हो तो AgCl का वाइट PPD बन जाता है प्लस यू गेट पोटेशियम नाइट्रेट। पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। बट आवर चैप्टर, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो एनालिसिस है, हम जो जेई के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के लेवल पर, IIT JEE एडवांस्ड के लेवल पर, we do not study the very fast reactions, very difficult to study such rates, difficult to study rate of such reaction as they complete in a fraction of second। विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऐसी वेरी स्लो, जैसे मान लो कार्बन है, कोयला, ऑक्सीजन, रूम टेम्परेचर पे कंबस्शन कराओ। अब आप जानते हो कोयला रूम टेम्परेचर पे कहां बर्न होता है, या फिर उसके बर्निंग का रेट इतना स्लो हो सकता है कि रिएक्शन विल नॉट अकर। CO2 या फिर मान लो जैसे H2 गैस O2 के साथ वाटर बना ले, नहीं, रूम कंडीशंस पर these reactions do not occur। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिक्स कर दो, जब तक फायर नहीं करोगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, रिएक्शंस विल नॉट अकर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो। दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टडी। पता चला साल, 2 साल, 10 साल मेरी पीढ़ी, मेरे से अगली पीढ़ी, मेरी 4-5 पीढ़ी निकल गई, इंतजार ही कर रहे हैं कि कब कोयला जलेगा रूम कंडीशन पे और कब CO2 बनेगी। So extremely slow reaction, again we are not going to study।
हम पढ़ने वाले हैं मॉडरेट रेट रिएक्शंस। मॉडरेट रेट रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मिनट्स, आवर्स और डेज। कुछ दिन का भी इंतजार कर सकते हैं। इनको हम पढ़ते हैं। मेनली वी स्टडी दीज रिएक्शंस। जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, और जैसे मान लो N2O5 या मान लो NO, इस तरह की रिएक्शन ले लो। जैसे 2NO प्लस O2 2NO2, इस तरह की रिएक्शंस वी स्टडी। या मान लो एस्टरिफिकेशन, इथेनॉल रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव ईथर, टू गिव ईस्टर, तो ईस्टर फॉर्मेशन। ये सब दीज रिएक्शंस अवर वी आर गोइंग टू स्टडी सच रिएक्शंस। तो हमारा जो पढ़ने का स्कोप है इस चैप्टर में वो है मॉडरेट रेट रिएक्शंस का। ये थोड़ा जनरल था, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। चलिए बात करते हैं किसी रिएक्शन के लिए कैसे डिफाइन करें रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। ऑफ रिएक्शन, बल्कि ऐसे लिख दो बस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। मान लो कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B कन्वर्टेड टू C प्लस 2D। मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, A एंड B रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन करने के बाद बना रहे हैं C एंड D। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जैसे यहाँ लिखी हुई है। तो डिसअपीयरेंस कौन होंगे? डिसअपीयरेंस किसका होगा? रिएक्टेंट्स के लिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टेंट्स के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए। तो रिएक्टेंट्स के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कई बार इसे ऐसे ही बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। क्या होता है ये? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड कितना कंसेंट्रेशन में चेंज हो गया। और चूंकि रिएक्टेंट्स हैं, कल घट रहा है, तो या तो लिखेंगे माइनस DA अपॉन DT। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और यदि मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ध्यान दो, माइनस क्यों लगाया? देखो भाई, कंसेंट्रेशन ए है तो DA मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन हो, DT तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अरे समय तो आगे बढ़ता ही है ना, समय तो बढ़ता है, समय कभी नहीं घटता। तो DT इज पॉजिटिव और DA मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब A2 माइनस A1, और A2 तो कम है ना A1 से, समय के साथ कंसेंट्रेशन घट रही है ना रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के लिए DA नेगेटिव होगा, तो पहले से ही एक नेगेटिव साइन रखो ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये माइनस साइन ना लगाया ना, तो फिर ये DA अपॉन DT की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि घट रहा है, ये A घट रहा है समय के साथ।
तो इसलिए माइनस साइन लगाना जरूरी है। तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस जब भी लिखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए तो माइनस साइन लगाएंगे इन द एक्सप्रेशन। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो। ऐसे ही आप बोलोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो क्या बोलोगे माइनस डी बी अपॉन डी टी और माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डिपेंडिंग अपॉन कि हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं या एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी मैंने कहा भी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या इसको कई बार रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए भी बोल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, तो यहां क्या लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अच्छा, अपीयरेंस APPEARANC, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सी। अब सी तो प्रोडक्ट है ना, वहां माइनस नहीं लगाएंगे, तो क्या बोलोगे डी सी अपॉन डी टी और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली यू कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो ग्राफिकली मान लो जैसे रिएक्टेंट है, ये मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मान लो घट रही है, ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है। तो किसी भी इंस्टेंट पर आप स्लोप निकाल लो, तो स्लोप एट एनी इंस्टेंट, मान लो स्लोप यहां, ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट टी पर जो स्लोप होगा, तो क्या बोलोगे स्लोप इज इक्वल टू कितना डी कंसेंट्रेशन, मान लो ये कंसेंट्रेशन ए है, तो डी ए अपॉन डी टी हुआ स्लोप। तो व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस डी ए अपॉन डी टी, और वो स्लोप के बराबर है। स्लोप इज डी ए अपॉन डी टी और स्लोप इज नेगेटिव है, तो माइनस स्लोप के बराबर हो गया। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी मतलब नेगेटिव ऑफ द स्लोप फॉर द रिएक्टेंट at any instant represents the rate of disappearance of that particular substance. तो rate of disappearance of A is nothing but negative of the slope, क्योंकि slope negative है, slope negative है तो negative of the slope will be positive value। तो इसका मतलब minus dA upon, what is dA upon dt? Slope at any point। अब अगर हम rate of disappearance of A at any point t ले रहे हैं तो बस minus dAt upon dt, so like that you will say। सिमिलरली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक बार जरा ये पूरी बात लिखो, मैं प्रोडक्ट्स के लिए भी बात कर लेता हूं, नोट इट डाउन। जैसे मान लो फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ बढ़ती है, मान लो कंसंट्रेशन जो है वो यूं बढ़ रही है, तो किसी पॉइंट टी पर मुझे अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो, तो ये जो स्लोप है विच इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम द दिस हॉरिजॉन्टल, यू अंडरस्टैंड। तो एक मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ, मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है, सी प्रोडक्ट था, मान लो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी वुड बी व्हाट, क्या बोलोगे डीसी अपॉन डी विच इज नथिंग बट स्लोप। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव द स्लोप इज द रेट एट दैट मोमेंट, और प्रोडक्ट के लिए स्लोप की वैल्यू ही रेट ऑफ अपीयरेंस है एट दैट इंस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट पर ग्राफ में जो भी स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट the magnitude of rate of
disappearance or appearance of the substance involved in the reaction। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अब बात आती है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। पूरी बात नोट करें। Relation between rate of disappearance सब्सटेंस के रिएक्टेंट्स के लिए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स किसी रिएक्शन में, तो कैसे रिलेट करें जरा देखो। मान लो यही रिएक्शन ले लो 2A + 3B कन्वर्टेड टू C + 2D। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक बात तो क्लियर है, 2 मोल A के खर्च होंगे तब C का 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A के रेट ऑफ डिसअपियरेंस C के रेट ऑफ अपीयरेंस से 2 गुना है। सिमिलरली 3 मोल B के खर्च होंगे तब C का 1 मोल खर्च होगा। इसका मतलब C का 1 मोल बनेगा तो ये 3 मोल खर्च होगा, तो 3 गुने रेट से B डिसअपियर हुआ है। इसका मतलब D 2 गुने रेट से C के 2 गुने रेट से D अपीयर हुआ है। तो जैसे एग्जांपल क्या लिखोगे, रेट ऑफ disappearance of A is equal to 2 times of rate of appearance of C। और rate of disappearance of A क्या होता है, -dA/dt and that is 2 times dC/dt। आ गई बात। ऐसे ही मैं B के लिए क्या लिख दूं, -dB/dt। व्हाट इज इट, 3 गुना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो 3 × dC/dt। ऐसे बताओ D के लिए क्या लिख दूं, dd। अब नेगेटिव मत लगाना, dt इज इक्वल टू व्हाट, 2 गुना है ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। जरा यहां से अगर मैं देखूं dC को सबके बराबर कर लो dC/dt, तो पता चला रिलेशन आ गया -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt is equal to 1/2 dd/dt is equal to what, dC/dt। क्या है ये, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 ले लो यहाँ पर भाई, 1 से डिवाइड करो मतलब कोई अंतर थोड़ी है। क्या है ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और D के लिए क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बताओ जनरल क्या हो गया, इन जनरल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ये, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। अब मान लो रिएक्शन कुछ ऐसी हो, A + BB कन्वर्टेड टू CC + DD। छोटे ABCD क्या हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जरा इनकी रिएक्शन कराओ। ये हो गई रिएक्शन, क्या बोलोगे, रिलेशन -1/A, छोटा a। व्हाट इज छोटा a, रेट ऑफ, दिस इज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, dA/dt -1/B dB/dt 1/C dC/dt 1/D dd/dt। ये है रेट रिलेशन। So guys, this is the relation between the rate of disappearance and rate of appearance of various substance involved in a chemical reaction। अब यहीं पे बात आती है, what is the unit of rate of disappearance और appearance। rate of disappearance या rate of appearance की यूनिट है क्या, तो what is the unit। अच्छा देख लो यूनिट क्या होगी। क्या था रेट ऑफ डिसअपियरेंस,
कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम कुछ कैन बी इन सेकेंड्स, इन मिनट, इन आवर्स, इन डेज, लाइक दैट। मोल पर लीटर पर टाइम, और मोल लीटर -1 टाइम -1, और मोलरिटी टाइम -1। अच्छा, कभी कभी कंसंट्रेशन इज द मेजर ऑफ एक्टिव मास, और एक्टिव मास समटाइम्स इन द गैसेस रिएक्शन वी टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो हम कई बार इसको ऐसे भी ले लेते, और एटमॉस्फेयर टाइम -1 और पास्कल टाइम -1। तो guys, these are the methods, these are the ways through which you can define the unit of the rate of reaction. अच्छा, ये एटमॉस्फेयर कहाँ से आ गया सर? मैंने कहा ना, concentration is the measure of active mass. Active mass can be taken in terms of partial pressure or in terms of molar concentration. अगर molar concentration है तो मोल पर लीटर पर टाइम, या मोलरिटी, कैपिटल M मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर। पार्शियल प्रेशर भी तो ले सकते हैं, तो मोलरिटी की जगह क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर या पास्कल या जो भी यूनिट होगी, टाइम -1। तो ये था रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। नोट करो, इसी में एक टर्म डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। नोट इट डाउन। अब बात आती है एक टर्म, मान लो यही रिएक्शन ले लो, मान लो टर्म डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक और टर्म, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, बस रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें ना ए का रेफरेंस है, ना बी का, ना सी का, ना डी का। मान लो कोई रिएक्शन ले ली, जैसे ए प्लस बी कन्वर्टेड टू सी डी। मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any reactant or product. So rate of change of concentration of a reactant or product divided by its stoichiometric coefficient in given balanced equation, or the minimum integral equation if a balanced equation is not mentioned। पूरी परिभाषा मैंने लिख दी, जरा लिखो एक बार डेफिनेशन, लिखो तो सही। What is rate of reaction? It is a rate of change of concentration of any reactant, any product। अच्छा, हम rate of reaction की बात कर रहे हैं, rate of reaction of A की बात नहीं कर रहे, rate of reaction of B की बात नहीं कर रहे, C की बात नहीं कर रहे, D की बात नहीं कर रहे, बस केवल क्या शब्द? rate of reaction। तो अगर rate of reaction कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन। वैसे तो गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, और यदि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो और खुद माननी पड़ जाए तो आपको मिनिमम इंटीग्रल इक्वेशन माननी है। मिनिमम इंटीग्रल मतलब कोएफिशिएंट्स मिनिमम इंटीजर्स हों। जैसे मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल, तो जैसे मान लो ये ए प्लस बी कन्वर्टेड टू सी प्लस डी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा? ए के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो -1/A dA/dt।
या फिर -1/b dB/dt, या फिर 1/c dC/dt, या फिर 1/d, छोटा d क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस d, dd/dt। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा ये क्या है बताओ, ये क्या है? व्हाट इज इट? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, व्हाट इज इट? ध्यान से देखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। लिखना बंद करो, सुनो। व्हाट इज इट? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एंड व्हाट इज इट? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नीड नॉट बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से इस पूरी इक्वेशन में मैंने 5 तरीके के रेट डिफाइन कर दिए। ये 5 कह रहे हैं, हम 5। कौन से हम 5? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये रहा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये रहा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी है तो सही, और ये एक और रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से डिफाइन होता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिफाइन करके। और यदि बैलेंस्ड इक्वेशन क्वेश्चन में ना दी हो तो मिनिमम इंटीजर्स मानते हुए इक्वेशन लिखें, और उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट टर्म था, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी आएगा। आप पूरी इक्वेशन, गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन है मान लो कोई, उसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्टाइकोमेट्री चेंज कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस डू नॉट चेंज। तो लिखो, इफ स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज चेंज्ड by multiplying the whole equation by 2 or 3 or any other factor, so if stoichiometry of the reaction is changed by multiplying the whole equation by 2 or 3 or any other factor, then rate of reaction is changed, but rate of disappearance or rate of appearance do not change। डू नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। इसी पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हुए, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस चेंज नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये अच्छे से ध्यान दें, इसका यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गाइज ये था रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। एक दो छोटे छोटे सवाल लेते हैं बेस्ड ऑन इट, नोट डाउन द क्वेश्चन। पहले ये पूरी बात लिखी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये ले लें कि CH3 ट्वाइस N2 गैस, ये डिकम्पोज होता है C2H6 गैस प्लस N2 गैस। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज, मान लो 1 × 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर पर मिनट, फाइंड, बल्कि चेंज करते हैं, घुमाते हैं आपको, ध्यान दो। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज, मान लो 14 ग्राम पर मिनट, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CH3 ट्वाइस N2। बताओ,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CH3N2 क्या होगा? जरा करियो अटेम्प्ट क्वेश्चन को। बड़ा छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी रिएक्शन है, एंटायर गैसियस रिएक्शन है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 दिया हुआ है 14 ग्राम पर मिनट। तो बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CH3 twice N2 इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2, और N2 का रेट ऑफ अपीयरेंस 14 है, तो ये भी 14 ग्राम पर मिनट हुआ। अरे पागल हो क्या? ऐसे होता है क्या? ग्राम में नहीं, मोल में मेजर करते हैं। स्टाइकियोमेट्री इज ऑलवेज रेड इन मोल्स, तो हमेशा मोल्स में लें। तो इसका मतलब ध्यान दो, सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, ये 14 अपॉन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ N2? 28 मोल पर मिनट। अब हुआ, स्टाइकियोमेट्री हमेशा मोल्स में पढ़ते हैं, ध्यान देना, 0.5 मोल पर मिनट है। अब कह दोगे आप कि माइनस डी ऑफ CH3 twice N2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू डी ऑफ N2। अच्छा पता ही था ये कैसे, -1/1 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/1 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 का 1, और ये तो पता ही है 0.5, तो माइनस डी CH3 twice N2 अपॉन dt कितना आ गया? 0.5 मोल पर मिनट। हाँ, ग्राम में ही आंसर देना है। ये कई बार कर्टसी होती है। कई बार आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो और आप ऑर्डर करते हो कि भाई चिकन टिक्का ले आओ, और वो पनीर टिक्का ले आए, तो आपकी भ्रकुटियाँ तन जाती हैं, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा इंसान के दिमाग को खा जाता है। मतलब आपको पसंद नहीं आता कि भाई कहा तो मैंने चिकन टिक्का था और लेके आ गए पनीर टिक्का, तो पसंद तो नहीं आता आपको। तो कर्टसी क्या होती है कि भाई आपने चिकन टिक्का ऑर्डर किया है तो चिकन टिक्का ही मिले। यहाँ भी क्वेश्चन में कर्टसी क्या होती है, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं तो किया नहीं, इन्होंने जो है ग्राम पर मिनट में दिया है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CH3 twice N2 भी आपको क्या किस आंसर में रिपोर्ट करना चाहिए? ग्राम पर मिनट में, और ये किस में है? मोल पर मिनट में। तो ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इंटू व्हाट इज द मोलर मास CH3 twice, तो 15 दूनी 30 और 28 58, देख लेना 58 ही होता है। हाँ 29 मोल ग्राम पर मिनट। दैट्स इट गाइस, यही है आंसर। तो नोट करो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। तो आप ग्राम पर मिनट में करोगे तो ये आंसर है, मोल पर मिनट में करोगे तो 0.5 मोल पर मिनट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट बस इसलिए नहीं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आंसर कन्वर्जन शुड बी डन मोल्स के टर्म्स में लेना है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, नोट करो इसको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कह दें कि N2 + 3H2 गैस में दिया हुआ है और ये 2NH3 हेबर्स प्रोसेस है, बड़ा प्रसिद्ध हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 1.5 × 10⁻, मान लो कुछ दिया हुआ है -3 मोलैरिटी मिनट -1। क्या पूछा है? फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2H2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इफ फाइंड rate of reaction of H2
rate of reaction if rate of reaction and rate of disappearance of H2 if for मान लो ऐसा पूछ लें, रिएक्शन क्या दे दी जाए 2N2 प्लस 6H2 4NH3। करियो क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 मिनट लगता नहीं है स्टूडेंट्स को, बल्कि स्टूडेंट्स तो मार्कर तो मैं लगाता हूँ, आप तो पेन से लिखते हो, कॉपी पेन भी इस्तेमाल नहीं करते, फटाक से यूं करके, यूं देखो यूं, अच्छा ऐसे करके फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो डू इट। देखो इधर, आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप पॉज कर लिया करो, फिर 1-2 मिनट दिया करो, 2-3 मिनट क्वेश्चन को, फिर पॉज हटा करके फिर वापस से रिज्यूम करके फिर देखा करो। मैं इतना वेट नहीं करता हूं, आप पॉज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। तो N2 प्लस 3H2 2NH3 है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो पहला पार्ट। अब आपको दिया हुआ है DNH3 अपॉन dt इज गिवन एज व्हाट 1.5 × 10⁻³ m मिनट -1, और रिलेशन क्या है -1/1 dN2 अपॉन dt -1/3 dH2 अपॉन dt 1/2 dNH3 अपॉन dt। यही तो हुआ, हमें क्या चाहिए अभी, तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ appearance of disappearance, rate of disappearance of N2 is equal to what? तो rate of disappearance of N2 मतलब -dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन 1.5 × 10⁻³ द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.75 10⁻³ या 7.5 × 10⁻⁴ m मिनट -1। साइंटिफिक नोटेशन ये होता है आंसर रिपोर्ट करने का कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके बाकी आंसर रिपोर्ट करो। तो ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, आधा है, आधा कर दिया। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज व्हाट, दैट इज क्या बोलोगे, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 चाहिए ये वाला, तो -dH2 अपॉन dt फॉर्मूला लगाओ, कभी गलती नहीं होगी। तो 3/2 × 1.5 10⁻³ तो 4.5 सवा 2.25 × 10⁻³ m मिनट -1। दैट इज इट द आंसर। जरा सेकंड पार्ट पे आना। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन भी तो चाहिए था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यही तो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड कर दो, तो dN2 अपॉन dt, और dN2 अपॉन dt कितना था, वही आ गया 7.5 × 10⁻⁴ मीटर मोलर मिनट -1, पोलैरिटी मिनट -1। खुद सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आना। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1/2 -1/2 dN2 अपॉन dt, और dN2 अपॉन dt की वैल्यू हमें पता है 7.5, तो और डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 3.75 × 10⁻⁴ मोलर मिनट -1। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ, कई बार स्टूडेंट को लगता है बड़ा भारी क्वेश्चन है, अरे एक बार खुद लिख के तो करो, फॉर्मूला तो पता है ना आपको, इजीएस्ट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 चेंज नहीं होता। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री अगर चेंज कर दो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। H2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस लेना है ना, डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना था, ये रहा, तो वो अभी भी सेम है 2.25 × 10⁻³ मोलरिटी मिनट -1। दैट्स इट।
सो गाइज दिस इज द वैल्यू, यही है आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। अब बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे कि हमने कहा कि किसी रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हमने बात कर ली, और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बात कर ली। और अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस। तो लिखो हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, बट फिर भी जो मेन 4 फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, मैंने बताया भी है कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एक ही बात होती है, बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। तो कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। दूसरा टेम्परेचर का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हम पढ़ने वाले हैं आर्हीनियस इक्वेशन, जिसके ऊपर जेई एडवांस, जेई मेन को क्वेश्चंस पूछना पसंद है। तीसरा है कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया। अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो सरफेस एरिया ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, दैट ऑल्सो वी शैल टॉक अबाउट। तो 1/VN1 वी आर गोइंग टू टेक द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे बड़ा यही है, इफेक्ट लेना है, इफेक्शन नहीं, इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। तो चलिए 1 by 1 हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ concentration on or pressure on rate, partial pressure। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन रेट क्या होगा। चलिए मान लो कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, ए मान लो इस तरीके से कुछ 2A + 3B कन्वर्टेड टू C + 2D। मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इसका रेट जो डिफाइन होगा, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर कुछ P B की पावर Q, और यू कैन से दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K A की पावर P B की पावर Q। अब यहीं पे एक बात आती है कि सर वो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो सर आपने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर कुछ 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और B की पावर 3। नो, दैट इज ए काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बट एक्चुअली रेट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एंड दीज P and Q आर कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्स। कौन सा शब्द? पार्शियल ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी बताएंगे ये सब। एंड P and Q नीड नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 and 3। यही बात तो केमिकल काइनेटिक्स में सीखनी है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन और बाय जस्ट सीइंग द केमिकल रिएक्शन। तो रेट इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। सो दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स की पावर कुछ P B की पावर कुछ Q, एंड P and Q आर कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्स। K is the proportionality constant where P is called partial order with respect to A, Q is called partial order with respect to B, and P plus Q जिसे हम M बोल देते हैं, that is called order of reaction। तो P plus Q is called order of reaction। K कहलाता है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। K कहलाता है रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं फॉर द रिएक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स है, यहीं पे टर्म आ रहा है बार बार, ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर, ऑर्डर ये वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
क्या है वो बात करेंगे। पहले यहां तक की पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। नोट्स बनाते जाएं, साथ के साथ लिखते भी जाएं। चैप्टर मुश्किल नहीं है, बड़ा कंफर्टेबल चैप्टर है ये। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मान लो जैसे एग्जांपल लिया था हमने 2a + 3b कन्वर्टेड टू c + 2d, और इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन a की पावर कुछ p, b की पावर कुछ q, ऐसा था। इसे बोलते हैं रेट लॉ। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। Rate law involves the relation between the rate and the concentration to the power their stoichiometric concentration to the power their orders. तो concentration में और rate में क्या relation है? That is represented by rate law. So what is rate law? Relation between concentration of the reactants and rate of the reaction. तो that is rate law. तो क्या है परिभाषा? Order of the reaction, it is defined as the sum of exponents, it is defined as the sum of exponents of all concentration terms appearing in rate law. ध्यान दो क्या बात कर रहे हैं। It is defined as the sum of exponents of all concentration terms appearing in rate law. Rate law के अंदर जितनी भी concentration terms हैं उनकी powers, exponents मतलब powers, उनकी powers का sum, that is called order of the reaction. This is overall order of the reaction. It can be zero, fractional, negative or positive, and has to be determined experimentally. ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। हालांकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के लिए इट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव और फ्रैक्शनल और जीरो, बट रेयरली इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। तो रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी, एंड हैज टू बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री देख करके या रिएक्शन को देख करके आप ऑर्डर बता नहीं सकते। ध्यान दें, तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय जस्ट seeing stoichiometry of given reaction। किसी रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री देख करके आप ऑर्डर नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो H2 + Cl2, ये सनलाइट के प्रेजेंस में बड़ी आसानी से 2HCl बनाता है, और भले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, बट दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या एक्सपेरिमेंटली रेट पाया गया K एंड H2 की पावर 0, Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर 0, दैट मीन्स K कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 0 के बराबर है, तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज जीरो ऑर्डर। रिएक्शन देख के नहीं पता लगा सकते। वो जो कहते हैं ना K रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर A, P एंड Q, P and Q need not be equal to the stoichiometric coefficients। और एग्जाम्पल देखो, जैसे H2 + I2, ये 2HI है, इसका रेट कुछ ऐसा पाया गया K H2 एंड I2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट सुनो, सावधान, कैसे? यही H2 और I2, या मान लो HI का डिकम्पोजिशन ले लो, जैसे और लो एग्जाम्पल, जैसे HI का डिकम्पोजिशन लो, 2HI
इसका डिकम्पोजिशन H2 प्लस I2 मान लो ये है, और ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो ऑन गोल्ड सरफेस हो रहा है। तो पाया जाता है कि रेट इस पर्टिकुलर केस में इस कांस्टेंट के HI के पार 0 मतलब K, अगेन इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन की पावर 0 आ रहा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन की टोटल पावर 1 + 1 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन को देख कर ना पता लगा सकते, तो किसी केमिकल रिएक्शन को देख करके क्या हम पता लगा सकते हैं कि इट इज अ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और व्हाट काइंड बी द ऑर्डर? नो, वी कैन नॉट। इट हैज टू बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होगा। हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये गिवन रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सर ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर शायद थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो वहाँ कहते हैं कि अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, और यदि मल्टीपल स्टेप्स में अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन अगर होती है तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में यू कैन से दैट द समेशन ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। पूरी बात नोट करो, उसको एज ए नोट वी शैल राइट, नोट इट डाउन। हाँ, ये बात ऐसे नोट करके लिखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या पॉइंट है ये कि अगर रिएक्शन मेंशन्ड हो क्वेश्चन के अंदर कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री मतलब दैट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, मतलब इसके मैकेनिज्म में ही एक स्टेप हो, बस सिंगल स्टेप में रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाए, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो कहलाएगी एलिमेंट्री रिएक्शन। इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट sum of stoichiometric coefficients of reactants। तो it is the reaction, if the reaction is elementary that completes in the single step। जिसे एग्जाम्पल लेके बात करी, मान लो x2 प्लस y2 2y2, मान लो 2xy2 बन गया, ये कोई रिएक्शन है। मान लो k is the rate constant for the reaction। तो इसके लिए अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, गिवन इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, अच्छा ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप ना पहचान सकते हो देख करके कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो गाइस अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब क्वेश्चन ने मेंशन किया है, तो फिर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू x2 विल बी 1 or partial order with respect to y2 will be 2 and total order of the reaction will be 3, and we can cite the rate law K constant, concentration x2 की power 1 y2 की power 2, this is rate law, this is rate law for this given reaction। very important point, question solve करने में काम में आएगा। तो क्या क्या सीखा आपने? लॉ ऑफ मास एक्शन हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन वेरिएशन या पार्शियल प्रेशर वेरिएशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने रेट लॉ में ये बात देखी कि रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, एंड रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, जिसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर्स, पार्शियल ऑर्डर्स। दोज ऑर्डर्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय सीइंग द रिएक्शन, इट हैज टू बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। Or order of the reaction can be positive, negative, fractional, zero, anything it could be, and has to be determined experimentally। आप देख के पहचान नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे इससे पहले वाली स्क्रीन पर, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर सपोज टू रिमेंबर।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहीं पे जैसे नोट करके लिख रहे हैं, एक और पॉइंट लिख लो, जैसे पहला पॉइंट था, दूसरा यहीं पे टर्म आया जैसे के, रेट कांस्टेंट। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? अब मान लो जैसे यही रिएक्शन थी कि रेट मान लो जैसे यही था, इसी वाले को ले लो, के x2 की पावर 1 y2 की पावर 2। अगर आप x2 कंसंट्रेशन को 1m ले लो, y2 कंसंट्रेशन को भी 1m ले लो, तो ऐसे में k क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। k इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? तो रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करें? तो रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट सब एक ही चीज है ये। और वेलोसिटी कांस्टेंट k is equal to the reaction rate if concentration of is equal to the reaction rate if concentration of all reactants are set equal to unity। यूनिटी मतलब 1m, यूनिटी मतलब 1m। तो यदि सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर 1m मान लिया जाए तो ऐसे में रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। अब इस रेट कांस्टेंट की अपनी एक यूनिट होती है, बट पहले ये वाली बात लिखो तो सही, नोट इट डाउन। जैसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे लिखें? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कई बार इससे भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का आइडिया लग जाता है। मान लो कोई रिएक्शन थी AA प्लस BB कन्वर्टेड टू CC प्लस DD। ये नोट करके लिख रहे हैं एक दो पॉइंट्स हम। अब जैसे मान लो रेट कांस्टेंट K है, तो रेट इज इक्वल टू K, A की पावर A नहीं आएगा, कुछ P आएगा, P नीड नॉट बी इक्वल टू A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, B नीड नॉट बी इक्वल टू B नहीं सॉरी Q, Q need not be equal to B, and P and Q are called partial orders. P is partial order with respect to A, Q is the partial order with respect to B, and P plus Q is order of the reaction. जैसे हम M बोल रहे हैं, that is equal to P plus Q. That is equal to P plus Q. So like that you say. अब हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या होगी। आप मान लो रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। और ये इस सब की यूनिट क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर की पावर P प्लस Q मतलब M। यही तो हुई यूनिट की पावर M। तो जरा देखना यूनिट ऑफ K क्या हो गया? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस M टाइम माइनस 1। गाइज दिस इज द जनरल यूनिट, जनरल एक्सप्रेशन। अब मुझसे कोई कहने लगे ना जीरो ऑर्डर की यूनिट बताइए रेट कांस्टेंट की, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर जीरो ऑर्डर। So what is the rate constant unit K for zero order? जीरो ऑर्डर है तो दैट इज M की वैल्यू अगर जीरो हो गई, M की वैल्यू जीरो हो गई तो मोल पर लीटर पर टाइम, दैट्स इट, हो गया। क्यों? बिकॉज M की वैल्यू जीरो है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। बट
यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट? फर्स्ट है तो m की वैल्यू 1 है, तो मोल पर लीटर तो पावर 0 हो गया एंड टाइम -1, तो इसका मतलब टाइम -1, सेकेंड -1, मिनट -1, आवर -1, डे -1, दैट विल बी द यूनिट ऑफ द rate constant k for the first order reaction. Similarly, second order reaction would be equal to कितना? मोल पर लीटर की पावर 1 - 2 -1 टाइम -1. तो अकॉर्डिंगली यू कैन से लीटर पर मोल पर टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ऐसे थर्ड ऑर्डर एंड ऑल दैट यू कैन राइट. तो गाइज ये तरीका था इन बातों को कहने का. नोट करते जाएं, ये सब नोट करते जाएं. इसी में एक थर्ड पॉइंट और लेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट एक अलग बात है. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट. कैसे बताते हैं, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन. Third point, various types of rate constants, कैसे डिफाइन करें. मान लो कोई रिएक्शन है AA प्लस BB कन्वर्टेड टू CC प्लस DD. दिस इज द केमिकल रिएक्शन. और एरो के ऊपर यदि हमने K लिखा है तो जनरली दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. इसके लिए आप जनरली क्या लिखते हो? -1/A, -1/A. A मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, dA/dt. नहीं, कोई नई बात नहीं है, सीख चुके हो आप अभी थोड़ी देर पहले. -1/B dB/dt, 1/C dC/dt, 1/D dd/dt. तो -1/A dA/dt, -1/B dB/dt, 1/C dC/dt, 1/D dd/dt. इस तरीके से आपने डिफाइन किया. ये क्या था? दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो हमने A B C D टर्म्स में, और मान लो इसका रेट लॉ कुछ ऐसा हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन आएगा इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पार्शियल ऑर्डर P एंड B की पावर Q. P and Q need not be equal to the stoichiometric coefficient A and B. P and Q will be equal to A and B only when the reaction is elementary. अभी लिख के चुके हैं इस बात को. तो गाइस इस तरीके से हमने लिखा, ये रेट लॉ हो गया. दिस इज रेट लॉ. दिस इज रेट लॉ. अब जरा ध्यान दो, व्हाट इज K? K इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. KR बोल दो इसको. KR, R स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. KR, K भी बोल सकते हो, KR ही बोल सकते हो. KR इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, अब इधर देखो जरा, लिखना बंद करो, इधर सुनो. अब ये ध्यान दो, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन था, तो यहां रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आ गया. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हमने कहा भी था कि 4 तरह के रेट तो हम डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाले बता देते हैं, और एक और टर्म डिफाइन किया था रेट ऑफ रिएक्शन. यहां भी फिर 5 तरह के रेट ऑफ रिएक्शन हो गए. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A 1, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B 2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C 3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D 4, एक ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसे 5 तरीके के रेट कांस्टेंट भी होंगे. रेट कांस्टेंट ऑफ A, रेट कांस्टेंट ऑफ B, रेट कांस्टेंट ऑफ C, रेट कांस्टेंट ऑफ D, और एक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. जरा यहां से देखना, ये क्या है बताओ, व्हाट इज इट? जरा लो यहां से, -dA/dt
क्या हुआ, ए को इधर ले आओ, यहां ए को उठा के यहां ले आओ के आर के साथ, तो ए के आर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी बी की पावर क्यू। बट मैं यदि रेट, ये क्या है, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसका मतलब इसका रेट लॉ क्या होना चाहिए कि ए रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इंटू ए की पावर पी बी की पावर क्यू, वेयर व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट कांस्टेंट ऑफ ए। तो रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट कांस्टेंट ऑफ ए, ये के है, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, तो यहां भी रेट कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां से साफ दिखता है कंपैरिजन से, के इज इक्वल टू ए के आर। ऐसे ही बता दो के बी किसके बराबर आ जाएगा, सिमिलरली बी के आर, के सी इज इक्वल टू सी के आर, के डी इज इक्वल टू डी के आर। क्या रिलेशन आ गया जरा देखना, के ए अपॉन ए इज इक्वल टू के बी अपॉन बी इज इक्वल टू के सी अपॉन सी इज इक्वल टू के डी अपॉन डी इज इक्वल टू व्हाट, के आर। ये है जनरल रिलेशन बिटवीन वेरियस रेट कांस्टेंट्स। तो K अपॉन A इज इक्वल टू के बी अपॉन बी इज इक्वल टू के सी अपॉन सी इज इक्वल टू के डी अपॉन डी इज इक्वल टू के आर। के आर इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और K, Kb, Kc, Kd आर द रेट कांस्टेंट्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ A, B, C एंड D। तो किसी रिएक्शन में अगर 4 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो उसके 5 तरह के रेट ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं और 5 तरह के रेट कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। वी हैव डिफाइंड लाइक दिस। जैसे और एक एग्जांपल लें, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस 2B कन्वर्टेड टू C प्लस D। तो ऐसे में मान लो के आर इज द, जनरली एरो के ऊपर जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, हालांकि ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, वरना अगर क्वेश्चन में अगर फंसाने की कोशिश करेंगे तो पर फंसना नहीं है। क्वेश्चन वैसे स्पेसिफाई जरूर करेगा जेई के एग्जाम में कि वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है या रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस है। जरूरत पड़ेगी तो इस वाले पार्ट को 2 या 3 बार वॉच कर लेना, अच्छे से देख लेना, नोट पढ़ लेना, समझ गए बात को। तो A प्लस 2B कन्वर्टेड टू C प्लस D, तो ऐसे में क्या बोलोगे, K अपॉन 1 इज इक्वल टू KB अपॉन 2 इज इक्वल टू KC अपॉन 1 इज इक्वल टू KD अपॉन 1 इज इक्वल टू KR। So like that you can say this is the relation between the various type of rate constant in a given chemical reaction. तो गाइज ये कुछ जनरल बातें थी। ऑर्डर मेनली हमने डिफाइन किया, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ही तो हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज करने पर भारी मात्रा से चेंज होगा या हल्की मात्रा से चेंज होगा। कैसे, जरा देखना, मान लो जैसा रेट ये है कि मान लो रिएक्टेंट कुछ ए है कि पावर 0.1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0.1। इसका मतलब कंसंट्रेशन को डबल भी करोगे ना, दुगना भी करोगे तो रेट पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रेट इज नॉट वेरी मच सेंसिटिव विद द कंसंट्रेशन वेरिएशन। तो रेट इज द मेजर ऑफ, ऑर्डर इज द मेजर ऑफ सेंसिटिवनेस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मान लो ये ऐसा ही हो, मान लो किसी और रिएक्शन के लिए कुछ ऐसा हो कि ए की पावर कुछ 4 हो, ऑर्डर 4, रिएक्शन कंसंट्रेशन अगर दुगनी कर दी तो 2 की पावर 4, कितना 16 गुना। अगर कंसंट्रेशन डबल कर रहा हो तो रेट 16 गुना बढ़ गया। हैवी डिपेंडेंस है, तो रेट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो एक तरीके से ऑर्डर बताता है कि रेट कितना सेंसिटिव है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन वेरिएशन। समझ में आ गई बात। तो ऑर्डर ही तो बताएगा कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में हल्का फुल्का चेंज होगा या बहुत भारी चेंज होगा। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न, we can know from the order of reaction. This way order is important. नोट करो ये सब पूरी बातें, ये सब जनरल बातें चल रही थी।
अब हमें मेनली बात करनी है सम स्पेसिफिक ऑर्डर्स, एनालिसिस ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जनरल ऑर्डर रिएक्शंस. नोट इट डाउन. तो लिखो सम स्पेसिफिक ऑर्डर रिएक्शन एनालिसिस. जीरो ऑर्डर का एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस वो हम पढ़ने वाले हैं. चलो बात करते हैं पहले जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और zero order reaction. What is the meaning of zero order reaction? What is the meaning of zero order reaction? Zero order reaction का मतलब ये हुआ कि rate of the reaction is directly proportional to the zeroth power of concentration of the reactant. और zeroth power of concentration मतलब concentration पे depend नहीं करता. तो मान लो जैसे कोई सिंपल सा केस लें, A converting to product. मान लो K is the rate constant. अच्छा, चूंकि ए का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर चलो ये बात बाद में करेंगे, अभी नहीं. तो मान लो ये है, तो ऐसे में रेट लॉ क्या हुआ? व्हाट इज रेट लॉ? रेट रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के एंड ए की पावर 0. एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन? तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. बस यही हो गया. And this is a constant. It is a constant value. तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. अब मान लो t इज इक्वल टू 0 पर कंसेंट्रेशन A है, ये 0 था. अब t टाइम के बाद कुछ तो खर्च हुआ होगा ना भाई. रिएक्टेंट अगर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो कुछ समय के बाद खर्च तो हुआ ही होगा. तो ये क्या बना होगा? कुछ बना होगा, जो भी बना होगा. तो ये A था, अभी A माइनस एक्स है. तो अगर मैं मान लो इसको सॉल्व करना चाहें तो वी कैन डू व्हाट? डी ए इज इक्वल टू के डी टी. इंटीग्रेट कर लो, माइनस साइन भी है. इट इज सिंपल एनालिसिस. इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ. This is called differential rate law. कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट. अब डी टी को राइट साइड में ले गए और इसको इंटीग्रेट कर दिया. कहाँ? लिमिट लगाओ. टी की वैल्यू 0 से किसी टाइम, भाई शुरुआत में तो टी इज इक्वल टू 0 ही होगा ना एट स्टार्ट. जब रिएक्टेंट भरा ही भरा है तो स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए जो भी होगी तो कितनी होगी? मान लो ए नॉट बोल दिया. ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टी टाइम के बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो है ए टी. व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. व्हाट इज ए टी? concentration of reactant at an instant t. किसी इंस्टेंट t पर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट AT है और शुरुआत में जो कंसेंट्रेशन है ऑफ द रिएक्टेंट वो A नॉट है. फिर dA का इंटीग्रल कितना होता है? A ही तो होता है और A नॉट और ये AT इज इक्वल टू माइनस के टी. सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी. एक्सप्रेशन ये आ गया AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ.
and this is also known as characteristic equation of zero order. क्वेश्चन सॉल्व करने में दिस इज वेरी मच यूजफुल। अब यहां दो बातें आ गई, बच्चे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। सर कहीं तो डिफरेंशियल ऑर्डर लिख रहे हो, डिफरेंशियल रेट लॉ, और कहीं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अरे भाई डिफरेंशियल फॉर्म में है तो डिफरेंशियल रेट लॉ है, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो वी विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये बताएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2 घंटे के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसी से तो पता लगाओगे। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, याद रखनी है। अच्छा, इसको हम कैपिटल कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, मतलब बची हुई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, concentration of the reactant at an instant t. A naught is the initial concentration of the reactant, K is the rate constant and T is the time. T is the time. मुझे इनके टर्म्स में लेना हो, जरा देखना AT किसके बराबर है, ये रहा AT. What is AT? A minus X. What is A naught? A naught is A. जरा रखियो वैल्यू। तो इक्वेशन क्या थी, AT is equal to ए नॉट माइनस के टी, ए टी की वैल्यू रखना ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए माइनस के टी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज इक्वल टू के टी, और एक्स की वैल्यू है क्या, ए नॉट माइनस ए टी इज नथिंग बट एक्स। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है कि एक्स मतलब क्या, खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन। What is x? खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन इन टाइम t, दैट इज इक्वल टू k इंटू टी, या फिर जनरल एक्सप्रेशन AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहीं पे कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं हम। हाफ लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां तहां काम आएगा, क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी। हाफ लाइफ टाइम या हाफ टाइम या हाफ लाइफ, तो ये पूरी बात नोट करो और हेडिंग लिखो, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है, पहले वो लिखेंगे। व्हाट इज हाफ लाइफ, टी हाफ, रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ। तो व्हाट इज हाफ लाइफ, इट इज द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, गया, खर्च हो गया, और फिर बचा कितना, आधा बचा है। तो टाइम पीरियड in which half of the reactant is reacted, ये वो समय है, वो टाइम है जिसके अंदर आधा रिएक्टेंट खर्च हो चुका है। तो बचा कितना है, आधा। देखें, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहां पर क्या बोलोगे, व्हेन T इज इक्वल टू टी हाफ। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हाफ लाइफ टाइम हुआ है तो आधी कंसंट्रेशन खर्च हो चुकी है और आधी बची है, तो AT शुड बी व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। जरा रखना वैल्यू, तो ए नॉट अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। जरा सॉल्व करियो, तो के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2, तो टी हाफ की वैल्यू आ गई ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के। ये फॉर्मूला है, याद कर लो, ये फॉर्मूला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर। तो हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k, वेयर k इज द रेट कांस्टेंट विच इज ए कांस्टेंट। अच्छा, यहां रेट कांस्टेंट के बारे में एक बात लिखनी जरूरी है, मुझे पहले लिख लेना चाहिए था जब हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे। रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। तो लिखो, रेट कांस्टेंट K डज नॉट डिपेंड
ऑन concentration or partial pressure of any substance। नहीं डिपेंड करता रेट कांस्टेंट के पार्शियल प्रेशर पे या कंसंट्रेशन पे, कतई निर्भर नहीं करता। इनफैक्ट के डिपेंड्स ऑन temperature and presence of catalyst। तो याद रखो के टेम्परेचर पे निर्भर करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, वी आर गोइंग टू लर्न द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमने। 4 कौन कौन? कंसंट्रेशन, यही है, यही चलेगा अगले 1.5-2 लेक्चर, काफ़ी बड़ा है ये पोर्शन। फिर टेम्परेचर का इफेक्ट, फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट, और चौथा था वो सरफेस एरिया। तो थर्ड वाला जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है आएगा, पढ़ेंगे डिटेल में, जेई में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बट सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। तो ये था हाफ लाइफ। इसी में एक टर्म और डिफाइन करते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन, रिएक्शन कब कंप्लीट हुई? टी कंप्लीशन। ऑब्वियस सी बात है, टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0। टाइम व्हेन concentration of reactant becomes 0। मार्कर चेंज करते हैं। टाइम व्हेन concentration of reactant becomes 0। जैसे मान लो फॉर जीरो ऑर्डर की बात करें तो AT क्या था? A0 माइनस KT। तो व्हेन T इज इक्वल टू T कंप्लीशन, आप खुद ही सोचो ना, रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब रिएक्टेंट खर्च हो चुका, तो AT कितना बचा ही कहाँ? 0। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T हाफ। साफ दिखता है कि T हाफ नहीं, T कंप्लीशन। कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। आई एम ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग। आप गलती करते हो तो हम भी गलती करते हैं, बता दिया करो। कभी कभी गलती होती है तो मैसेज कर दिया करो कि सर इसमें ये होगा क्या, तो मैं तुरंत करेक्शन कर दूंगा। तो टी कंप्लीशन फॉर द जीरो ऑर्डर वुड बी इक्वल टू व्हाट? A0 अपॉन K, विच इज नथिंग बट 2 इंटू T हाफ। जीरो ऑर्डर में टाइम ऑफ कंप्लीशन इज ए डेफिनेट कंप्लीशन, डेफिनेट टाइम, एंड दिस इज इक्वल टू A0 अपॉन K। ये थे एक्सप्रेशन, नोट करो। और कुछ ग्राफ्स भी होते हैं दैट वी कैन ड्रॉ। लिखें, नोट करें। अच्छा, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं हाफ लाइफ और टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये जीरो ऑर्डर के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। They can be defined for zero order reaction, first order reaction, any order reaction. Various graphs of zero order। जरा जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाओ ग्राफ तो कैसे बनाते हो आप? इक्वेशन पता हो तो ग्राफ ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है। तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, वेयर A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, AT इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AT टाइम के साथ, तो क्या होगा? साफ दिखता है कि एक्सप्रेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, दिस इज y फंक्शन एंड दिस इज x, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड स्लोप
m इज इक्वल टू वॉट माइनस के एंड इंटरसेप्ट कितना, दैट इज ए नॉट। बताओ ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सो व्हाट इज द स्लोप माइनस के एंड व्हाट इज द दिस पॉइंट इनिशियल कंसेंट्रेशन के बराबर है ये इंटरसेप्ट, दिस इज ए नॉट। और ये टाइम ऑफ कंप्लीशन भी है जहां पर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो गई 0, तो दिस इज टी कंप्लीशन। समझ लो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, आसान है ये सब। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा, रेट एंड दिस इज टाइम। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू वॉट के, यही तो था। अरे जीरो ऑर्डर है ना, कांस्टेंट। इसका मतलब ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अच्छा, रेट है किसके बराबर, माइनस डी ए अपॉन डी टी, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट के, ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, खर्च हुई हुई कंसेंट्रेशन का ग्राफ भी बना सकते हो, x वर्सेस व्हाट इज x, ए नॉट माइनस ए टी विच इज इक्वल टू के टी टाइम के साथ। अरे अगर आपके पास इक्वेशन है तो ग्राफ तो आप कोई भी प्लॉट कर सकते हो, मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस एंड द स्लोप इज के। अच्छा, व्हाट इज x, खर्च हुई हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट spent in time t from start, शुरुआत से t टाइम तक जो खर्च हुई हुई कंसेंट्रेशन है वो है x विच इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। हाफ लाइफ का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। हाफ लाइफ का मैं यहां बना देता हूं, जगह कम मिल रही है। हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के साथ आपको एक इक्वेशन पता थी, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए नॉट के साथ ये वेरी करेगी एंड विल बी लाइक दिस एंड स्लोप इज 1 अपॉन 2k। तो गाइज ये कुछ ग्राफ थे। ग्राफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सर बड़ी बात क्यों नहीं है, इक्वेशन पता है तो ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है। फिजिक्स इतनी सारी पढ़ ली आपने, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, केमिस्ट्री में तो फिर भी ग्राफ कम होते हैं, मैथ्स में तो पूरे फंक्शंस के चैप्टर होते हैं, ग्राफ ही ग्राफ बनाते हो आप, तो ये कौन सी बड़ी बात है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना, पैराबोला बनाना, केमिस्ट्री में तो होते क्या हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में ज़्यादा अंदर नहीं घुसते। केमिस्ट्री तो आसान है बच्चों, सबसे आसान सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा नंबर ही केमिस्ट्री में आते हैं आपको, और आपको एग्जाम में बचाता कौन है, वो भी केमिस्ट्री है। भले ही कितनी गाली देते रहो केमिस्ट्री वो और केमिस्ट्री वाले टीचर्स को, बट बचाता तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज अ सेवियर फॉर यू। और मैथ्स में कितना भी आपको एक फीलिंग आए, आई लव मैथ्स, मोहब्बत है मुझे गणित से, बट मैं बेमुरब्बत नंबर ही नहीं आते। मैथ्स है भैया, मैथ्स में ज़्यादा समय देना चाहिए स्टूडेंट्स को, बट केमिस्ट्री में भी समय देना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री में नंबर बढ़िया आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज बस यहीं स्टॉप करते हैं। जीरो ऑर्डर में और भी कुछ बातें हैं दैट वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।